बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारे चैप्टर नंबर 15 का नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टिंग मटेरियल को अगर हम मूव करवाते हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस ईएमएफ के इंड्यूस की वजह से वहाँ पे एक करंट इंड्यूस करती है। सो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो हिस्ट्री वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि दो साइंटिस्ट थे, एक था फैराडे और दूसरा था जोसेफ हेनरी। वो पहले दो साइंटिस्ट थे जिनने ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया कि ज़रूरी नहीं किसी जगह पे करंट पैदा करने के लिए किसी बैटरी की ज़रूरत हो। उन्होंने ये प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया कि अगर किसी सर्किट में आप मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करवाते हैं किसी कंडक्टर में तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। खैर, हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं और फिर आगे फर्दर इस केस को बढ़ाएंगे। जो प्रीवियस हमने टॉपिक मोशनल ईएमएफ वाला पढ़ा था बेटा, उसी की सिमिलैरिटीज़ में ये सारी की सारी चीज़ें हैं, जस्ट एक दो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी। सो लेट्स बिगिन। बेटा डेफिनेशन बड़ी इंतहाई आसान डेफिनेशन है। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टर of n loops in a magnetic field is equal to negative rate of change of magnetic flux। तो डेफिनेशन बड़ी सादा सी थी, इसमें लिखी हुई कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले EMF, लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि EMF को हम रिप्रेजेंट करते हैं E के साथ। उसके बाद है इन अ कंडक्टर, इसका मतलब कोई कंडक्टर है जिसकी नंबर ऑफ लूप्स कितनी दी हुई हैं n इन मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स ये टर्म नहीं आ रही है आप लोगों के लिए, लेकिन आप इसके बारे में चैप्टर नंबर 12 में चैप्टर नंबर 14 में काफ़ी डिटेल में पढ़ के आए हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स था डेल्टा फाई। ठीक है जी, ये था मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास। खैर, हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं एप्साइलन इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। बेटा इस इक्वेशन को हम कहते हैं फैराडेज लॉ। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? फैराडेज लॉ। बेटा इस रिजल्ट को आप लोगों ने प्रूव करना है। सो इसके लिए मैं दो की पॉइंट बताता हूँ बेटा, वो आपने याद रखने हैं। की पॉइंट नंबर 1 ये है चेंज इन फ्लक्स। चैप्टर नंबर 14 में भी पढ़ा, इसके बाद लास्ट टॉपिक में भी हमने पढ़ा कि फ्लक्स होता क्या है। किसी जगह से मैग्नेटिक लाइंस, किसी एरिया से मैग्नेटिक लाइन अगर पास कर रही हों तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और एरिया दोनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। और सेकंड चीज़ है बेटा, फर्स्ट ये याद रखें कि जहाँ पे बी डॉट डेल्टा ए आए उसे रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा फाई के साथ। और दूसरी चीज़ बेटा, वेलोसिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये भी इक्वेशन में कहीं ना कहीं यूज़ होगी। सो आइए हम अपनी डेरिवेशन को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। सो बेटा कल वाला ही हमने एक जो है वो सिस्टम जो है वो लेट किया। फ़र्ज़ करें आपके पास दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, इन कंडक्टिंग रेल्स को हमने प्लेस किया हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड है इन टू दी प्लेन। सो उसके बाद बेटा आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ L, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस कंडक्टर की लेंथ क्या है? L। इनिशियली ये किसी पोजीशन P1 के ऊपर पड़ा हुआ है, और हमने दूसरी तरफ से गैल्वेनोमीटर को अटैच किया हुआ है कि अगर हम पता है हमें कि कंडक्टर को मूव करेंगे तो इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, और ईएमएफ को अगर क्लोज पाथ दें तो वहाँ पे वो करंट को इंड्यूस करवाएगा। तो करंट को जज करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है। सो खैर ये एक अलग बात है, हमने तो किसी और चीज़ के बारे में पढ़ना है, हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ना है, करंट को डिस्कस नहीं करना। सो अब गौर से सुननी है आपने चीज़ नंबर 1, इस इनिशियल पोजीशन पे जब ये पड़ा हुआ है पोजीशन 1 पे, तो टोटल जो इसने का डिस्टेंस है बेटा, उस डिस्टेंस को कह दें x1। अब बेटा अब क्या करता हूँ मैं, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो इसे मैं मूव करवाता हूँ पोजीशन 1 से
अब नई पोजीशन पे ले आता हूँ, जिस पोजीशन को मैं कह देता हूँ P2। अब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अब पोजीशन 2 तक जो इसने डिस्टेंस कवर्ड किया है बेटा वो है x2। इस पूरे प्रोसेस में डिस्टेंस x1 से चेंज होके x2 में गया, तो मैं कह सकता हूँ टोटल जो डिस्टेंस में चेंज आया है वो इक्वल होगा फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। ये हम अक्सर पढ़ते आ रहे हैं कि चेंज हमेशा ऐसे फाइंड आउट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। सो टोटल जो इसने डिस्टेंस कवर्ड किया है वो है डेल्टा एक्स। उसके बाद बेटा इसे ए पोजीशन से बी पोजीशन या पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आने के लिए जो टाइम लगा है बेटा, लेट्स सपोज उस टाइम का नाम है डेल्टा टी। अब लास्ट वही जो रिजल्ट हमने पढ़ा था कि जब भी कंडक्टर मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें बेटा एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ की वैल्यू को हम लिखते हैं -VBL। इसको बेटा कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। आप इस इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी और एल को एज इट इज़ रहने दें। अब जो बात है वो गौर से सुनने वाली है। वेलोसिटी की डेफिनेशन याद करें। वेलोसिटी होती क्या है बेटा? वेलोसिटी होती है किसी भी जगह पे डिस्टेंस को अगर टाइम पे डिवाइड कर दें तो डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करने से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वेलोसिटी। अब बड़ी गौर से बात सुननी है आपने बेटा। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? टोटल पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर जब बॉडी आई तो टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर्ड किया है? डेल्टा एक्स। और पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आने के लिए उसे टोटल टाइम कितना लगा है? डेल्टा टी। तो मैं वेलोसिटी की यहाँ से वैल्यू लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। इसे कह दें बेटा ए इक्वेशन। इसका मतलब वेलोसिटी की जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में मैंने v की जगह डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी से रिप्लेस कर दिया, बाकी -BL ये एज इट इज़ इसके साथ चलते आ रहे हैं। अब ज़रा एरिया के बारे में जानिए। एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब जब पोजीशन ए से पोजीशन बी पे बॉडी आ रही है, यानी पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आ रही है, तो ये यहाँ तक कोई डिस्टेंस कवर्ड कर रही है। तो डिस्टेंस कह लें, विड्थ कह लें, लेंथ कह लें, हाइट कह लें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आने के लिए इसने जो टोटल विड्थ कवर की है बेटा वो है डेल्टा एक्स। अगर मैं डेल्टा एक्स को इस लेंथ ऑफ द कंडक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये बेटा पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक जो इसने टोटल एरिया कवर किया है उस एरिया की वैल्यू निकल आती है। सो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? टोटल विड्थ क्या है? डेल्टा एक्स। और लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है बेटा? वो थी एल। तो इसका मतलब अगर मैं एरिया वो लिखना चाहूँ जितना इस एरिया इसने जो है वो कवर्ड किया है ए पोजीशन से बी पोजीशन आने के लिए, तो उसे मैं लिख सकता हूँ ए से, और ये इक्वल होगा डेल्टा एक्स इंटू एल से। बेटा इस पॉइंट को आपने जो है वो बार बार देखना है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी बात की। सो यहाँ से देखें डेल्टा एक्स और अगर एल को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये किसके इक्वल होता है? एरिया ए के। तो नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट स्टेप में माइनस डेल्टा एक्स इंटू एल की जगह मैंने लिख दिया डेल्टा ए, चेंज इन एरिया, और साथ में बी एज इट इज़ मौजूद है और डिवाइड हो रही है इक्वेशन डेल्टा टी के साथ। तो यहाँ तक क्लियर है बात बेटा? सो वो की पॉइंट जो मैंने पहला बताया था कि बी डॉट डेल्टा ए, बेटा ये फर्दर किसके इक्वल होता है? डेल्टा फाई के। और नीचे क्या मौजूद है बेटा? नीचे मौजूद है डेल्टा टी। सो एप्सिलॉन इज इक्वल है माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के। सो फैराडेज लॉ की इक्वेशन की एक शेप निकल चुकी है, बस एक चीज़ की कमी है, वो है नंबर ऑफ लूप्स की। तो यहाँ पे देखें बेटा, ये जो है इंड्यूस ईएमएफ ये है फॉर सिंगल लूप। जो आपने कंडक्टर यूज़ किया हुआ है अगर उसकी सिर्फ एक ही तार हो तो ये उसके लिए वैलिड होगा। अगर आप लेट करें कि जो कंडक्टर आप यूज़ कर रहे थे उसकी n नंबर ऑफ लूप्स थी, n नंबर ऑफ टर्न्स थी, तो बेटा इस इक्वेशन को अगर मैं n नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपके पास ये वो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी किस कंडक्टर के लिए? n नंबर ऑफ लूप्स ऑफ कंडक्टर के लिए। तो इसे बेटा कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था क्योंकि फैराडेज लॉ बेस करता है n नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। तो इस पॉइंट को भी आपने एक दफ़ा गौर से सुनना है। अब आते हैं
सारी चीज़ों का हमें पता है। ये क्या है जी, ये चेंज इन फ्लक्स है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ़ लूप्स हैं, ये क्या है जी, इंड्यूस ईएमएफ है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करने के लिए बुक के ऊपर बनी हुई आपकी साइड इन्फॉर्मेशन में एक डायग्राम है, वो बड़ी हेल्प आउट करती है। तो नेगेटिव साइन का मैं पहले आपको मीनिंग बता दूं। बेटा नेगेटिव साइन का मतलब ये है, अब इस इंड्यूस ईएमएफ को जनरेट करवा रही है ये चेंज इन फ्लक्स। कहीं पे चेंज इन फ्लक्स होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है, जो कि हमें इससे अगला लेक्चर जो लेंजेस ला है वो इसी नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करता है। बट यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो क्या बेटा, नेगेटिव साइन शोज दैट कि जो चेंज इन फ्लक्स है और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर किसी जगह पर फ्लक्स चेंज हो रहा हो इंक्रीजिंग सेंस में, तो इंड्यूस ईएमएफ जो इसकी वजह से पैदा होगा वो इसे डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो बुक में ये बात ऐसे लिखी हुई है कि ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज इन फ्लक्स विच प्रोड्यूसेस इट। जो फ्लक्स इसको प्रोड्यूस कर रहा है ये हमेशा उसको अपोज करेगा। और अपोज कैसे करेगा? अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और अगर ये फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, ये नेक्स्ट लेक्चर में भी है, तो इसके बारे में आपने देख लीजिएगा, बाद में इंशाल्लाह इसकी ज़रूर समझ आ जाएगी। सो बुक पे बनी हुई एक साइड इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बेटा लेट्स सपोज, बड़े गौर से आपने इस चीज़ को देखना है। लेट्स सपोज बेटा आपके पास एक रिंग है, और ये रिंग है किसी कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई। अब ज़रा देखिएगा, रिंग ऐसी जगह से आ रही है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी 0। अब ये टॉप से बॉटम की तरफ को आ रही है। सो रिंग जो है वो 0 मैग्नेटिक फील्ड से एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर रही है, और चेंज कर रही है इंक्रीजिंग सेंस में, क्योंकि 0 से इंक्रीज कर रही है मैक्सिमम वैल्यू में, इसलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा बी ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा होगा जो कि क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से वहाँ पे ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। लेकिन चूंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग सेंस में चेंज हो रहा होगा, तो इसकी वजह से पैदा होने वाला ईएमएफ इससे डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब सेकंड चीज़ को देखते हैं। यही रिंग मूव करके सेंट्रल पार्ट में आ गई बेटा। तो सेंट्रल पार्ट में आके इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि 0 से यहाँ पे चेंज हुआ तो मैक्स थोड़ा सा कम था, यहाँ पे आके मैक्सिमम होगा। अब रिंग मूव करते हुए, क्योंकि ये टॉप से बॉटम की तरफ को जा रही है, अब रिंग मूव करते हुए जब मैग्नेटिक फील्ड की से बाहर निकल रही है, तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड फिर से चेंज हो रहा है, लेकिन इस दफ़ा चेंज हो रहा है मैक्सिमम से मिनिमम पोजीशन की तरफ। तो इस दफ़ा मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से फ्लक्स फिर से इंड्यूस होगा, और फ्लक्स के इंड्यूस होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस केस में बेटा फ्लक्स चेंज तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग सेंस में, पहले इंक्रीजिंग में था अब डिक्रीजिंग में हो रहा है, तो इसकी वजह से फिर से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, लेकिन इस दफ़ा ईएमएफ चेंज होगा इंक्रीजिंग सेंस में। सो ये मतलब था इसका। तो यहाँ पे भी देखें, उसने बुक में इस डायग्राम के साथ इस रिंग को बताया होगा कि इसके अंदर करंट मूव करेगी कुछ इस डायरेक्शन में, मे भी उसने डायरेक्शन अपोजिट बताई हो, तो जहाँ से वो लीव करेगा उसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में बताई होगी। तो इसका मतलब ही ये है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, अगर वो इंक्रीज़ करते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होगा तो वो इसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, और अगर वो ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से पैदा हो जो डिक्रीजिंग सेंस में हो, तो ये इंड्यूस ईएमएफ उसे इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। इसे गौर से सुनिएगा, फिर जो क्वेश्चन हुआ मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।